7%, 7.5% ऊपर ये कारोबार कर रहा है, और आप कह रहे हैं जिसने भारती नहीं लिया उसने कुछ नहीं लिया। शानदार रैली देखने को मिल रही है। आपका अल्टीमेट वाला कुछ टारगेट हो तो याद दिलाइए लोगों को। आज बहुत ही गजब का मूव इसमें देखने को मिल रहा है। जैसा कल कोटक था वैसा आज देखिए भारती बिहेव कर रहा है। क्या टारगेट है आपका पोजिशनली? हेमंत, मुझे लगता है कि ये जो गिरावट थी ये एजीआर की रूलिंग के बाद करीब 550 560 से दिखी थी। इस पर्टिकुलर रन में 475 के बाद थोड़ा सा कंजेशन जरूर आ सकता है, क्योंकि वहां पे एमएससीआई का एक ट्रिगर आया था। तो ये जो ट्रिगर्स हैं उसके लेवल्स बता रहा हूं, बट इवेंचुअली मुझे लगता है ये आपको नवंबर की एक्सपायरी सीरीज में ये स्टार परफॉर्मर दिखेगा। ये कंटिन्यूड रहेगा, क्योंकि एक प्राइस हाइक विल मेक अ बिग डिफरेंस। और ये आरपू आपका जब पहुंच जाएगा 200 के नजदीक, जो 162 है, आप यकीन मानिए कि इसकी जो अर्निंग प्रोफाइल है वो इतनी मजबूत हो जाएगी कि फिर बाकी सब जो चीजें अटकलें जो नेगेटिव लग रही थी वो दूर हो जाएंगी। तो आई थिंक 555 वाज माय इवेंचुअल टारगेट, बट आपको अच्छा खासा मूव ये नवंबर के महीने में भी दे सकता है। और जाते जाते एक चीज बताना चाहूंगा कि भारती तो हमने बात किया, रिजल्ट्स थे, सब कुछ था, बट सन टीवी को इग्नोर मत करिए फॉर द ट्रेडर्स। ये ट्रेडर्स के लिए खास छोड़ के जा रहा हूं आइडिया कि वहां पे एफएमसीजी और बाकी सब चीजों का स्पेंड जो है वो आपको कैप्चर होते हुए दिखेगा। ओटीटी का कंटेंट का जो अनलॉकिंग है वो दिखेगा। तो कई चीजें सेटअप जो है, और बहुत अच्छा मौका दे रहा है आपको लेने का नीचे के लेवल्स पे। तो ये ट्रेडर्स के लिए फ्यूचर में भी मेरे ख्याल से है, इसलिए ले सकते हैं। ठीक बात है। तो शेयर नीचे आता जा रहा है। आप 6 महीने का चार्ट देखिए, बहुत डिसअपॉइंटिंग स्टॉक रहा है। दीवान साहब, आप क्या उम्मीद कर रहे हैं नंबर्स से? और बहुत सारे लोग लेकर फंसे हुए हैं अभी भी भारती एयरटेल को, क्या राय दे रहे हैं आप? एब्सोल्युटली, इसमें ऐसा है कि जितने ब्रोकरेज रिपोर्ट्स हैं वो सब इसके ऊपर बहुत बुलिश हैं, लेकिन शेयर बिल्कुल उसके विपरीत चला है। और इस वजह से जो सेटअप है उसमें आप ये देखिए कि जो होल्डिंग है जिन लोगों की इंस्टीट्यूशनल लेवल पे या एचएनआई या रिटेल में, वो लोग इसलिए फंसे हुए महसूस इसलिए कर रहे हैं, जैसे आशीष ने बताया, जो टॉप इसने बनाया उसके बाद 2-3 ट्रिगर्स एक साथ इसमें आ गए। एक ये आया कि आपका ये बड़ा खर्चा जो एजीआर के बाद जो था कि आगे चल के ये कैसे 5G के लिए सक्षम रहेंगे नहीं रहेंगे। दूसरा, जो एमएससीआई में जो कटौती हुई थी वो इसके ऊपर बहुत बड़ा मार पड़ा है। एमएससीआई की जो वेटेज घटी थी तो ईटीएफ्स में से पैसा निकला वो हुआ। और तीसरा, जब जियो इतनी बढ़त कर रहा था तो ये अटकलें लग रही थी कि भारती इटसेल्फ प्रॉफिटेबल होगा कि नहीं। इस तिमाही में कोई आरपीयू इंक्रीज ज्यादा नहीं आएगा। उसका कारण है कि प्राइस हाइक नहीं आया, लेकिन जो सब्सक्राइबर एडिशन हुआ है वो बहुत मजबूत हुआ है, खास करके जो पोर्टेबिलिटी के हिसाब से। मैंने कहा था एक हफ्ते पहले कि नवंबर की सीरीज का स्टॉक भारती रहेगा, और मैं ये मानता हूं कि ये अगर चलना शुरू होगा और वेटेजेस इसमें वापस नॉर्मलाइज होते हैं या बढ़ना शुरू होंगे तो ये हो सकता है आपको 550 565 की जोन में भी मिलने मुमकिन है। तो इट इज क्वाइट अ बिग मूव। यहां से 25% की बात करें, नॉर्मली होता नहीं है बहुत आसानी से, पर इसमें ट्रिगर सारे ही पॉजिटिव हैं। तो बने रहिए, मतलब आप पेशेंस मत खोइए अपनी, क्योंकि फंडामेंटली अभी भी स्ट्रांग है कंपनी, और जो हेडविंड्स हैं जिसके आगे चल के जो फैक्टर्स आने वाले हैं वो इसके लिए प्रॉफिटेबल ही रहेंगे, आप बेनिफिशियल रहेंगे। सो नीचे के लेवल्स देखे हैं आपने, 400 के नीचे घबराहट महसूस हुई है, लेकिन आप बने रहिए। आप आईसीयू से तो बाहर हैं, लेकिन आप ओपीडी में बैठे हैं, तो कुछ ना कुछ दिनों के बाद घर भी जाने मिलेगा, लेकिन उसके लिए थोड़ी पेशेंस और रखनी पड़ेगी। 10 का लेवल था जब पिछली बार इसके नतीजे आए थे, उसके बाद इसने बहुत बढ़िया प्रदर्शन दिखाया है। ये बताइए आप कैसे अप्रोच करेंगे टाटा मोटर को और इसके डीवीआर को? आई थिंक नतीजों से सिर्फ आपका कन्विक्शन बढ़ेगा कि ये लॉन्ग टर्म स्टोरी बहुत मजबूत है। शॉर्ट टर्म में ये जो क्वार्टरली सेल्स, मंथली सेल्स आते रहते हैं, तो इससे उतार चढ़ाव तो जायज है कि आएगा ही आएगा। बट मुझे ये लगता है कि इस कंपनी का आपने अगर देखा हो तो एक जो बॉडी लैंग्वेज है वो चेंज कहाँ हो रहा है ग्लोबली और हिंदुस्तान के मार्केट में। ये इनका फोकस इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे जो है वो बाकी किसी का नहीं है, और इनके पास एक सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि ये बाकी के इकोसिस्टम को, खास करके चार्जिंग वाला जो इकोसिस्टम है
उसको भी बहुत अच्छी तरह समझते हैं। इनके सेल्स आउटलेट्स, पॉइंट्स ऑफ चार्जिंग जो बनाने की क्षमता है, जो मुझे नहीं लगता और किसी की भी है, क्योंकि इनके इतने बाकी के कारोबार हैं, तो कहीं ना कहीं वो तालमेल बिठाएंगे। और जिस दिन ये मैजिकल वो कॉम्बिनेशन बाहर निकलेगा, तो आप देखिए इनकी जो छोटी सी गाड़ी नेक्सॉन है, उसका जो इलेक्ट्रिक वर्जन है वो इतना पॉपुलर हो रहा है, इन द सेंस उसके जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, जो लोग यूज करते हैं, टेस्ट ड्राइव करते हैं और इस्तेमाल करने के बाद, ऑफ कोर्स एक सेगमेंट अलग है, वो 15-16 लाख की गाड़ी है, इसलिए बहुत ज्यादा लोग उसमें अभी नहीं एंटर करे। बट मेरा मानना ये है कि इस कंपनी पे आपको ध्यान रखना है कि अगर ईवी प्ले करना है हिंदुस्तान में, तो ये कंपनी सबसे ज्यादा सक्षम रह सकती है एज कम्पेयर टू अ लॉट ऑफ अदर नेम्स। तो उस लिहाज से लॉन्ग टर्म बेसिस पे कोई भी गिरावट हो तो इसको अपने पोर्टफोलियो में आप ऐड करके रख सकते हैं, बट एटलीस्ट 2 से 3 साल का नजरिया होगा, तब ये आपको कुछ मल्टी बैगर रिटर्न्स दिखाने की गुंजाइश डेफिनेटली रखता है। ध्यान रखिएगा। और इसलिए देखिए नंबर्स के बाद तेजी से रिएक्ट करता हुआ आपको नजर आ रहा है, और हम लोग पिछले 3-4 दिन से वीरू कह भी रहे थे कि इससे अच्छे नंबर्स की एक्सपेक्टेशंस ही रखनी चाहिए। ये बढ़ा नहीं था, देखिए अब नंबर्स आने के बाद दरअसल बढ़ता हुआ आपको नजर आ रहा है। दीवान साहब, आपने कैसे देखा, और ये सेक्टर आपके भी दिल के काफी करीब है? नहीं, आई थिंक हेमंत, ये सेक्टर से आप दूर रहेंगे तो मतलब वैसा हो जाएगा कि एक इतना इंपॉर्टेंट हाई ग्रोथ एरिया है जहां पे जो लोग ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड हैं वो और भी मजबूत होते जा रहे हैं। हमने HDFC लाइफ के नंबर्स में जो झलकते हुए देखा, वो सेम चीज का रेपिटेशन आपको SBI लाइफ में भी हो रहा है कि आज जिसकी साख बनी हुई है, जहां डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेंथ है, बैंक इंश्योरेंस मॉडल इंटैक्ट है, उनके, और अच्छा इंटरेस्टिंगली ये जो प्रीमियम की आय जो बढ़ रही है, जो बाकी प्लेयर्स की भी और इसमें SBI में भी, वो इसलिए कि ट्रेडिशनल प्रोडक्ट्स अब ज्यादा बिक रहे हैं। और मैंने कई एजेंट से जब बात की तो उनका ये मानना है कि अब लोगों में जो समझ बैठ चुकी है कि यूलिप अलग चीज है, इन्वेस्टमेंट के लिए करते थे वो, उसको नजरिया उसका अलग है, और जो टर्म प्रोडक्ट्स है उसका देखें तो इससे इनकी एम्बेडेड वैल्यू जो है वो बहुत बड़ी रहती है। तो आपको प्रीमियम आज जो दिखता है कि आप भर रहे हैं, इतना महंगा शेयर ले रहे हैं, वो इसलिए जस्टिफाइड होता है कि इसकी आमदनी जो है कुछ ना करे तो भी ये काफी सालों तक बनी रहती है, क्योंकि प्रीमियम कलेक्शन ऐसा आ रहता है। तो आई थिंक इट्स अ वंडरफुल सेगमेंट टू बी इन। कोई भी डिप में आप इसको लीजिए, आज का मार्केट भी बहुत अच्छी मौका दे ही रहा था आपको, अभी भी दे रहा है, तो लेते रहिए और ऐड करते रहिए। और ऊपर के लेवल्स पे इसको बहुत जल्दी प्रॉफिट बुक करने की चेष्टा ना करें, क्योंकि इसमें मल्टीपल ट्रिगर्स हैं अगले 4-5 साल में। तो इसको कोर पोर्टफोलियो में अपने रखें। जैसे आप इंश्योरेंस पॉलिसी रखते हैं, वैसे ही आप इंश्योरेंस कंपनी का शेयर भी उसी हिसाब से ट्रीट कीजिए। एक तो ट्रैक्टर डिवीजन की डिमांड, साथ ही साथ थार की बहुत स्ट्रांग बुकिंग नंबर्स, एक बार हल्का सा टेक अपना M&M पे दीजिएगा, ये इस प्राइस पे कंसोलिडेट होता हुआ, आपकी प्रतिक्रिया सर? नहीं, ये भी एड ऑन डिप्स वाले, इनफैक्ट ऑटो क्षेत्र में मुझे तो मारुति और टाटा मोटर्स से ज्यादा लगता है कि इसमें आपको अपसाइड जो है या टर्न अराउंड जो है वो बाउंस इसमें जल्दी मिलेगा, क्योंकि इसकी प्रोडक्ट मिक्स ऐसी है। अगर मारुति की 95,000 गाड़ियां बिकी है इस दौर में, तो आई एम श्योर M&M के पास भी इस टाइप का पोर्टफोलियो है जहां पे अच्छी खासी Tier 2 Tier 3 टाउन्स में बिक्री हुई होगी। नंबर नहीं आया है, लेकिन जैसे ही वो आएगा उसमें भी आपको एक तरंग दिखेगी। तो द पॉइंट इज वीरेंद्र की ये सारे आज जो करेक्शन आ रहा है ये अक्रॉस द बोर्ड है, तो इसमें कोई स्टॉक स्पेसिफिक, अनलेस जो आइशर या बजाज ऑटो की कमेंट्री को लेके चिंता जो दोपहिया वाहनों पे हुई है, वैसी पैसेंजर कार्स में मुझे नहीं लगता अभी हुई है। और इसको थोड़ा सा असर पड़ा है सैंगयोंग में, जो लॉस मेकिंग यूनिट इनका रहा है, ओनरशिप इनकी है, उसकी वजह से भी थोड़ा सा अभी भी इनका स्टेक है उसमें, पूरी तरह से भरी नहीं हुए उस पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट से। तो वो जो एक पुराना मिस एडवेंचर रहा है उसका थोड़ा सा आपको नेगेटिव असर दिख रहा है। लेकिन नंबर्स अगर इंप्रूव हो जाएंगे तो ये भी दौर जो है डिफिकल्ट दौर से निकल के वापस ऊपर की तरफ चाल दिखाएगा। बट इस लेवल पे अगर कोई लेना चाहे तो डेफिनेटली अभी भी बाइंग जोन में है ये। आज देखिए सेंकर बताइए कुछ बढ़िया साहब, BTST आइडिया। ये इसमें नहीं, ज्यादा स्ट्राइक रेट अच्छा आता ही नहीं है, क्योंकि मुझे जो समझ आती है वो थोड़ा लॉन्ग टर्म वाली चीजें आती है। बट मुझे जो चीज एक दिख रही है, एक बहुत बड़ा ट्रेंड जो दिख रहा है, हमने जब शो की शुरुआत की थी 2 बजे, तब जो एडवांस डिक्लाइन था, और आप अभी देखिए ऑफकोर्स निफ्टी भी 40 पॉइंट ऊपर आया है, निफ्टी फ्यूचर प्रीमियम में आ चुका है। इसमें FMCG में सबसे ज्यादा वो इंप्रूवमेंट दिखा है, जो -66 पॉइंट्स था जो NSE FMCG इंडेक्स, वो अब करीब 35 पॉइंट ही रहा है।
तो जो कंजम्पशन वाले थीम वाले जो स्टॉक्स हैं, और बसीन साहब ने जैसे डाबर बोला, अभी राजेश जैसे टाटा कंज्यूमर बोले थे, आई वुड बैक दिस। और उसमें मुझे लगता है रिजल्ट्स के बाद कुछ स्टॉक्स जो नहीं चले, ऑफकोर्स नेस्ले की वजह से आज ज्यादा श्रेय उसका ही है, बट कोलगेट पामोलिव मुझे अभी भी उस पर पूरा विश्वास है कि जो लोगों को पसंद नहीं आई चीजें वो बहुत लिमिटेड इम्पैक्ट वाली थी। उनका जो वॉल्यूम ग्रोथ आया है डबल डिजिट्स में काफी समय बाद, ये साफ ऑफकोर्स इनके लिए लिमिटेशन ये होती है कि नए प्रोडक्ट लॉन्च नहीं कर सकते, आप 2 बार से ज्यादा ब्रश नहीं कर सकते। तो इसमें होता ये है कि सिर्फ मार्केट शेयर शिफ्ट्स होते हैं, तो लोगों को ये लगा कि इनका मार्केट शेयर घटा है, लेकिन जो एफिशिएंसीज इन्होंने बिल्ड की है इस दरमियान 3-6 महीने में, इसका असर आपको लॉन्ग टर्म बेसिस पे मिलेगा। और जो प्रोडक्ट एक्सटेंशन जो लॉन्च हुए हैं उनको जैसे जैसे स्ट्रेंथ मिलेगी। आई वुड बिलीव कोलगेट पामोलिव अभी भी अंडर परफॉर्म करता है गिवन द मार्केट कंडीशंस, और इसमें एक अच्छी चाल जो है आपको आगे शॉर्ट टर्म में भी और लॉन्ग टर्म में भी मिल सकती है। देखें इस प्राइस पर 390, 380, 375 की रेंज में आपका आउटलुक क्या है अब कंटेनर कॉर्प पे? वीरेंद्र, ये स्टॉक ने 23 रुपए आपको पिछले हफ्ते 10 दिन के अंदर ही दिए हैं, और आप ये याद रखिए कि अभी जो मोनेटाइजेशन की प्रक्रिया है उसके जो जितनी बाधाएं थी सब निकल चुकी हैं। तो जिस दिन ये एक्चुअल अमल में आएगी चीज, उस टाइम आपको ये वापस इसका भाव याद है 465 460 से नीचे उतरा है ये, तो वो सीढ़ी उस रफ्तार से तो नहीं चलेगी, लेकिन ये 400 के ऊपर निकलने में बहुत जल्दी सक्षम हो सकता है, क्योंकि सब चीज पॉजिटिव है। और हम ये देख रहे हैं कि बहुत सालों बाद हमारे यहाँ पे जो चाइना से चीजें आती थी, जो शिपिंग होती थी, अब जब वापस जाने का जो रिवर्स शिपिंग जो रहता है उसमें तकलीफें आ रही हैं, उसके लिए वेसल्स नहीं मिल रहे हैं, उसके लिए कंटेनर्स नहीं मिल रहे हैं। तो ये सारा जो सेटबैक हुआ है इंपोर्ट एक्सपोर्ट की जो इक्वेशन को लेके, वो जब नॉर्मलाइज होगा तो आप कंटेनर को आप वापस एक बहुत बड़ा मूव देख सकते हैं। तो फंडामेंटली भी इंप्रूव होगा, और टेक्निकली पोजीशन जिस इसका स्टॉक की है उस लिहाज से भी मुझे लगता है इसके अंदर बहुत बढ़िया एक होगा। बट ये शायद बीटीएसटी में क्वालिफाई नहीं हुआ, इसलिए मैंने इसको छोड़ दिया था, बट आई एम क्वाइट पॉजिटिव ऑन दिस। तो कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया करते देखिए, अब कोटक और जोर से भाग रहा है, दिन के हाईज पर कारोबार कर रहा है। नेस्ले, इसके ऊपर भी देखिए हमने सुबह सुबह आज राय ली थी, और इसने भी अच्छा प्रदर्शन दिखाया है। आज करीब करीब 16,260 तक देखिए गया, और आज भी टिका हुआ है। इसके नतीजे अच्छे आए। गाबा साहब, दीवान साहब, आपका व्यू क्या है? सुबह गाबा साहब ने इसके ऊपर एक लॉन्ग कॉल दिया था जो कि बहुत सही था। नेस्ले नतीजे आने के बाद अब क्या करेंगे? ये और बढ़ सकता है आगे चलकर क्या? आई थिंक इसमें जो सबसे बढ़िया खूबी इनके नंबर्स में रही हेमंत, वो है आगे की तैयारी। तो जैसे हम मुनाफे की तैयारी करते हैं, ये इन्होंने भी कैपेक्स करके एक चीज तो वो कर दी है, संभव होती हुई दिखा दी है कि आगे चल के ये सिर्फ मार्केट शेयर गेन करेंगे, क्योंकि इनके जो प्रोडक्ट्स की एक्सेप्टेंस है वो वाकई में इतनी लाजवाब है कि जितना प्रोडक्शन बनाए और पहुंचा सके। आपको ख्याल हो कि आप अगर लद्दाख भी जाते हैं तो वहां भी आपको मैगी मिल जाती है, आपको शायद पानी ना मिले पीने का जल्दी, लेकिन मैगी जरूर मिलती है। तो ये इस टाइप के जो डिस्ट्रीब्यूशन रीच और प्रोडक्ट स्ट्रेंथ वाली कंपनीज जो होती हैं, ये जब भी एक्सपैंड करती हैं तो उसका बहुत असर जो है वो लंबा। और हमने 6 महीने पहले या 4 महीने पहले, मुझे याद है इनके एमडी साहब से आपका इंटरव्यू हुआ था, तब भी यही कहा था कि इसके अंदर जो स्ट्रेंथ है ये लॉन्ग टर्म बेसिस पे आपको इसको टैप करनी चाहिए। और गिरावट, बट ये थोड़ा महंगा पड़ता है शेयर, इसलिए इसमें अपसाइड लोगों को ज्यादा दिखती नहीं है। ये आज 16,000 पे लेके आप ये कितना इसके ऊपर अपसाइड देखते हैं, लेकिन ये स्ट्रेंथ देने के लिए आपके पोर्टफोलियो में जरूर होना चाहिए। नॉट नेसेसरीली कि ये मल्टी बैगर बने तभी इस पे कमाई होगी, बट ये कंपाउंडिंग जो होती है, जो धीरे धीरे करके भी बढ़त होती है, उसको भी आपको चूकना नहीं चाहिए, पोर्टफोलियो में जरूर रखें। अभी भी मुझे लगता है इसके अंदर स्ट्रेंथ है, कोई डाउट नहीं है इसमें। ये देखिए हाउसिंग सेक्टर में एक रिकवरी देखने को मिल रही है। पिछले हफ्ते भी हमने देखा था कि ये सेक्टर जो है उसने सबसे बढ़िया प्रदर्शन दिखाया था, सूचकांक 9% ऊपर जाकर बंद हुआ था। और लॉजिकल बात यही है कि हाउसिंग स्टॉक्स में तेजी के बाद हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों में भी एक तेजी होनी चाहिए। एचडीएफसी कैसा लगता है आपको इस भाव पर? बहुत ही बढ़िया है, बहुत बढ़िया। इनफैक्ट ये 1600 से 2000
का जो फासला इसने तय किया वो इतनी तेजी से किया और इतनी उससे किया है, क्वाइटली ग्रेजुअली किया है कि किसी के ध्यान में भी इतना आया नहीं या नजर में इसलिए नहीं दिखा कि एक दिन जब पहले दिन जब ये 7-8% बढ़ा तो मैंने तो बहुत सालों में पहली बार ऐसा देखा मूव जो HDFC लिमिटेड में आया था और वो अंदेशा था कि सॉलिड डिलीवरी बाइंग शुरू हुई है इसके अंदर। और हेमंत याद रखिएगा जो FI की जो मैंने पिछले हफ्ते जो 7,000 करोड़ की बाइंग का जो जिक्र किया उसमें ETF के जब पैसे आते हैं तो वो एलोकेशंस आपको वेटेज के हिसाब से ही मिलता है, तो इसमें वेटेज बढ़ते जाएगा जैसे जैसे ये अपना मार्केट कैप रिकवर करता है। कहां 1600 था, कहां 2000, तो आज 25% जब मार्केट कैप बढ़ा है तो उसका वेटेज भी उस मायने में बढ़ता है और उस लिहाज से इसमें मोमेंटम रहेगा। और हम जो सीमेंट शेयर्स में तेजी देख रहे हैं, हाउसिंग प्रोडक्ट्स में जो चीजों में देख रहे हैं, वो सब आपको इसमें झलकेगा, रिफ्लेक्ट होगा, कैप्चर होगा। तो आई थिंक HDFC लिमिटेड इज प्रोबब्ली अ बेटर NBFC देन एनी अदर। आपकी कोई बाकी गोल्ड फाइनेंस ये वो थोड़े बहुत सीजनल रहते हैं, इसमें आपको थोड़ा सा लॉन्ग टर्म बेसिस पे रहेगा क्योंकि इतनी लो कॉस्ट ऑफ ऑफरिंग हाउसिंग लोन्स पे कभी नहीं आई है काफी सालों में। मतलब पिछले 10-12 साल में इस टाइप की कॉस्ट बहुत कम रही है लोगों को। तो अगर किसी को मकान लेने की चेष्टा करनी है एज अ यूजर ड्वेलर तो वो आज सबसे बड़ा मौका है और ये सारा इसको मार्केट शेयर का बेनिफिट दिखता हुआ आपको दिखेगा और वो शेयर में भी कैप्चर होगा। लेकिन एक बात है, प्रकाश दीवान सर, वीरेंद्र मेरे से सवाल पूछा आपने? जी 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 हाँ जी, आपसे सिंजीन का मैंने जिक्र शुरुआत में इसलिए किया था कि मुझे ये लगता है, मुझे ये समझ आ रही है कि जो फार्मा में जो नया फेज, जो नया दौर आएगा, एक तो हमने देखा जो पहले फॉर्मुलेशन से हम API की तरफ आए, API में बहुत सारे स्टार हमने ढूंढ लिए, न्यूलैंड लैब्स है, लॉरस लैब्स है, ये सारे। अब जो फेज आ रहा है वो उनके लिए है जो बायोलॉजिक्स में इंपॉर्टेंटली काम कर रहे हैं और जिनके पास क्षमता अलग टाइप की है, कॉम्प्लेक्स डिलीवरी की है, उसमें सिंजीन बिल्कुल सबसे आगे माना जाता है। और मुझे लगता है कि आपको इसमें ब्लॉकबस्टर परफॉर्मेंस जो है अगले 2 साल में दिखेगी और ये शायद मल्टी बैगर हो, मतलब ये 4 डिजिट वाली चीज है। अब उसको मैं कई टाइम से 465-470 से बता रहा हूं कि इसमें रीस्ट्रक्चरिंग जो हुई है उसका असर अब धीरे धीरे शुरू हुआ है दिखना, और ये जैसे लॉरस में हुआ वही चीज होगी आपको 400-500 से जो 1600 का जो भाव इसने 1 साल में नापा है, वैसे ही सिंजीन में भी परफॉर्मेंस की क्षमता है। अब वो कब होता है, बीच में क्या रोड़े आते हैं नहीं आते, वो सब देखना, बट इसको आप नीचे के लेवल्स पे लें। और अब तो आशीष ने इस पे मोहर लगा दी, तब से मैं देख रहा हूं वो महंगा ही होते जा रहा है, बट अगर अभी भी कोई लेना चाहे तो रिस्क रिवॉर्ड इसमें फेवरेबल है गिवन द पोटेंशियल दैट इट हैज। सही बात है। आशीष जी का वो वाला ग्राफिक दिखाइए। जी हाँ नहीं वो झुकाव हमेशा रहता है क्योंकि जो पहले बेंच वाले स्टूडेंट्स हमेशा आपको टीचर को अच्छा लगे वैसी चीज करते हैं, तो एक बहुत बढ़िया रिप्रेजेंटेशन रहता है। और मैंने जैसे पहले शुरुआत में शो के कहा, रिजल्ट सीजन इस बार बहुत ही सरप्राइजिंग है। मतलब ये हम लोग अभी तक डाइजेस्ट पूरी तरह से कर नहीं पाए, बट मैंने तो अभी तक कोई भी लार्ज पॉकेट ऑफ या सेक्टर ऑफ कंपनीज में कोई डिसअपॉइंटमेंट ही नहीं देखा। और पिछली तिमाही में होता क्या था कि रेवेन्यू ग्रो नहीं हो रहा था, प्रॉफिटेबिलिटी आ रही थी क्योंकि कमर कसी गई, डिफिकल्ट सिचुएशन थी, लोगों ने अपनी कॉस्ट कंट्रोल की। आज अब TV18 की बात करें तो हम लोग ज्यादा इसकी डिस्कशन नहीं कर पाते बिकॉज ऑफ द दिस थिंग ओनरशिप इशू, बट आप देखिए जो प्रॉफिटेबिलिटी आई है वो इतनी गजब की आई है विद द टॉप लाइन ग्रोथ ऑल्सो। तो हर जगह टॉप लाइन ग्रोथ इतनी आ रही है और इससे सुराग आपको ये मिलता है कि अगर ये सेक्टर चल रहा है और FMCG सेक्टर चल रहा है, कंजम्पशन का बोलबाला है, गाड़ियां बिक रही है, ज्वेलरी बिक रही है, तो आपको एडवर्टाइजिंग रेवेन्यू वापस आते हुए दिखेगा। तो उस लिहाज से मुझे लगता है कि ये एक पॉकेट बहुत प्रॉमिसिंग है, नंबर्स जो दिखाए उसमें। और इसके वजह से एक स्टॉक में ट्रेडर्स के लिए बताना चाहूंगा कि सन टीवी जो है वो भी आपको अगले क्वार्टर में, इफ नॉट दिस क्वार्टर, बहुत जल्द आपको वहां भी एक टर्न अराउंड दिखेगा इन टर्म्स ऑफ अर्निंग प्रोफाइल। तो वो एक स्टॉक है जो अंडर थोड़ा सा परफॉर्म है या लोगों ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया, बट वो एक आपको शॉर्ट टर्म में एक बहुत बढ़िया बाउंस वहां भी दिख सकता है।